खैर, तो लो, अच्छा भाई, तो अल्काइल हैलाइड्स की प्रिपरेशन के हवाले से बात करनी है। अल्काइल हैलाइड्स को बेटा नॉर्मली 3 तरीकों से हमारे पास प्रिपरेशन है हमारे कोर्स में। हम बारी बारी सब देख लेते हैं। अल्कोहल से होती है अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन। अल्कोहल्स के अलावा अल्कीन से, और अल्कीन्स के अलावा अल्केन से। तो ये वो चीज़ें हैं जिनसे आप अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर करते हैं। ठीक है। अल्कोहल्स आपको याद होगा, ROH जनरल फार्मूला। अल्कीन्स आपको अल्कीन्स भी याद होने चाहिए, R डबल बॉन्ड विद R एंड 2 सिंगल बॉन्ड्स। और अल्केन्स जो हैं वो हमारे पास अ, इस तरीके से अल्केन्स हैं। ठीक है। इसमें हम देख लेते हैं, सबसे पहला जो हमारे पास है वो अल्कोहल्स है। फ्रॉम अल्कोहल्स हम अल्काइल हैलाइड को किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, ज़रा इसको देख लेते हैं। तो अच्छा, इसमें पार्ट्स होंगे। सबसे पहले बाय रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विद हाइड्रोहेलोजेंस। बाय रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विद हाइड्रोहेलोजेंस HX। ठीक है। हाइड्रोहेलोजेंस के साथ अगर अल्कोहल का रिएक्शन करवाया जाए तो अल्काइल हैलाइड्स प्रिपेयर हो जाते हैं। अब देखो किस तरीके से होता है, जनरल रिएक्शन लिख रहा हूँ। ROH व्हेन रिएक्ट्स विद HX, तो यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट आप कह सकते हैं कि अच्छा, ये रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड अच्छा होता है। वैसे बिना जिंक क्लोराइड के भी हो सकता है, लेकिन अगर जिंक क्लोराइड होगा तो ज़रा निस्बतन बेहतर हो सकता है रिएक्शन। तो RX और H2O, ये जनरल मैंने लिख दिया है। अब इस जनरल रिएक्शन से आप जैसा चाहें वैसा रिएक्शन कर सकते हैं। ठीक है। जैसे लेट्स से मीथाइल अल्कोहल है। अब इसका रिएक्शन मैं करवा रहा हूं HCl के साथ जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में। अच्छा, इसमें क्लोरीन जो है वो पार्शियली नेगेटिव है, इसमें OH पार्शियली नेगेटिव है, इसमें हाइड्रोजन जो है वो पार्शियली पॉजिटिव है, और मीथेन का जो मतलब मिथाइल जो है यहाँ पर वो पार्शियली पॉजिटिव है। तो सिंपली होना क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट है। तो बेटा इस मॉलिक्यूल का पॉजिटिव इस मॉलिक्यूल के नेगेटिव के साथ लगेगा, दैट इज CH3Cl बनेगा। इस मॉलिक्यूल का पॉजिटिव इस मॉलिक्यूल के नेगेटिव के साथ लगेगा, नतीजतन वाटर प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है। ये तो हमारे पास एक प्राइमरी अल्कोहल था जिसका हमने रिएक्शन कराया। अच्छा, अगर मिसाल के तौर पर मैं सेकेंडरी अल्कोहल ले लूं, तो सेकेंडरी अल्कोहल की सूरत में फॉर एग्जांपल यहाँ मैं रिएक्शन करा रहा हूँ HBr से। तो रिएक्शन मैकेनिज्म जो है बेटा वो सेम रहेगा, डबल डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पर भी। ठीक है। OH जो है वो पार्शियली नेगेटिव है, बाकी ये जो कार्बन है बेसिकली यहाँ पर, ये वाला कार्बन पार्शियली पॉजिटिव होगा। ये दोनों इससे अटैच हैं तो वो दुमछल्ले बनकर इसके साथ घूमते रहेंगे। ठीक है। अब रिएक्शन के नतीजे में क्या होगा, यहाँ पे हम पॉजिटिव नेगेटिव इंडिकेट कर लेते हैं, Br नेगेटिव, OH नेगेटिव और H पॉजिटिव, और ये वाला कार्बन पॉजिटिव। अच्छा, अब क्या होगा कि इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, वाटर फॉर्म हो जाएगा H और OH। ठीक है। अब ये जो Br है ये एग्जैक्टली OH की जगह पर लगेगा। यहाँ पर आपके पास प्रोड्यूस होगा CH3 अच्छा, मुझे अब इसका कोई नाम बताए, इस कंपाउंड का जो यहाँ बना है। इस कंपाउंड का नाम बताएं बेटा।
2-ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है, IUPAC नेम सही बताया, 2-ब्रोमोप्रोपेन। अच्छा, अगर मैं बोलूँ बेटा इसका कॉमन नेम बताइए। सेकेंडरी प्रोपाइल ब्रोमाइड। सेकेंडरी प्रोपाइल ब्रोमाइड, वेरी गुड। सेकेंडरी प्रोपाइल ब्रोमाइड। एक और कॉमन नेम भी तो हो सकता है इसका, कुछ याद आ रहा है? आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। वेरी गुड, आइजो प्रोपाइल ब्रोमाइड। ये दो कॉमन नेम है और एक जो है वो इसका IUPAC नेम है, ठीक है। तीनों नाम लिख दिए। सिर्फ इसलिए लिखा कि क्योंकि माजी में भी हमने कुछ टाइम पहले ही पढ़ा है, तो आपको ज़रा खैर खबर तो होनी ही चाहिए ना कि क्या पढ़ कर आए हैं, पता तो चले। अच्छा, अब इसका रिएक्शन मैं HI से करा देता हूँ, इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड। तो CH3C, CH3I और CH3 और वाटर। अच्छा, अब मुझे ज़रा इसका नाम बताइए बेटा, इसका क्या नाम है? IUPAC भी, कॉमन भी। 2-आयोडो 2-मिथाइल प्रोपेन। 2-आयोडो 2-मिथाइल प्रोपेन, वेरी गुड। और कॉमन नेम्स? टर्शरी ब्रोमाइड आयोडाइड। टर्चरी ब्यूटाइल आयोडाइड। सॉरी सर, ब्यूटाइल आयोडाइड। वेरी गुड। अच्छा, एक और नाम भी तो हो सकता है कॉमन में। कुछ क्लिक और। न्यू। न्यू नहीं, आइजो। सर नियो ब्यूटाइल। नहीं नहीं बेटे, आइसो। सर आइसो सिर्फ सेकेंडरी वालों के लिए नहीं होता। नहीं, ओके। आइजो ब्यूटाइल आयोडाइड है। देखो, न्यू के लिए जो है ना वो प्राइमरी होना ज़रूरी है कार्बन का। ये देखो, न्यू प्राइमरी कार्बन हो सकता है। ये देखो, ये होगा न्यू और ये होगा आइजो। अच्छा, आइजो सेकेंडरी और टर्चरी में भी हो सकता है, उसका कोई इशू नहीं है। देखो, आइजो का मतलब बेसिकली, आइजो का जो लफ्ज़ है ना वो सिर्फ ये इंडिकेट कर रहा है कि यार ये एक आइजोमर है। मतलब आइजो हमें एग्जैक्टली पिक्चर क्लियर करके नहीं देता। ऊपर वाला प्राइमरी नहीं है, कौन सा ऊपर वाला प्राइमरी नहीं है? ये तो सेकेंडरी है ना, सेकेंडरी बताया ना, सेकेंडरी प्रोपाइल ब्रोमाइड। तो मैं ये बता रहा था कि आइजो का जो लफ्ज़ है वो प्राइमरी के लिए फिक्स नहीं है। सिर्फ आइजो का जो लफ्ज़ है वो सिर्फ हमें ये बताता है कि ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने मौजूद है इस ये किसी का आइजोमर है, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो कुछ और है। ये उससे मतलब उस फॉर्मूला का तो है लेकिन उस स्ट्रक्चर वाला नहीं है। आइजो आप मल्टीपल भी बना सकते हैं। जैसे अगर मैं जैसे पेंटेन की बात करूं, ठीक है, ये पेंटेन जो है हमारे पास नॉर्मल पेंटेन है। अच्छा, अब मैं क्या करूं, अब ये क्या है, ये आइजोपेंटेन है। अब अगर मैं इसके साथ, सॉरी ये वाला कार्बन हटा दो, अब अगर मैं यूं करूं तो ये न्यू पेंटेन हो जाएगा। लेकिन पेंटेन तक तो दो आइजोमर रहते हैं। अब अगर मैं हेक्सेन की बात करूं या हेप्टेन, चलो ले लेते हैं, हेप्टेन के तो इससे ज्यादा आइजोमर होंगे ना, दो से तीन, तीन छह और एक सात। अच्छा, ये तो सिंपल स्ट्रक्चर आ गया। अब हेप्टेन का एक आइसोमर ये है, हेप्टेन का एक आइसोमर ये है। तो चलो इसको आइसो कह दिया, इसको न्यू कह लिया, मिसाल दे रहा हूं, वैसे इसको न्यू कहते नहीं है। तो अच्छा, अब इस पर आ जाओ।
ये हो गया एक। अब एक और बना लेता हूँ। अब इसके अंदर तो 4 आइसोमर फिल वक्त मैंने ड्रॉ कर दिए, ये सिंपल था। इसके बाद ये 4 आइसोमर ड्रॉ कर दिए। तो अब इन 4 आइसोमर्स को क्या नाम दोगे? चलो एक को बोल दिया आइसो, एक को बोल दिया न्यू। अब बाकी दो, उनके लिए तो केमिस्ट्री ने कोई नाम बताया ही नहीं है। बेसिकली ये भी आइसो होता है और ये भी आइसो होता है। तो आइसो इज जस्ट इंडिकेटिंग कि ये किसी पेरेंट स्ट्रक्चर का जो है वो आइसोमर है, फिक्स नहीं करता आइसो। इज दैट क्लियर नाउ? Yes, sir. जी अनुषा बेटा, लास्ट टाइम मैंने बिल्कुल आइसो प्राइमरी के लिए सिर्फ पढ़ाया था, लेकिन वो कहते हैं ना कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जब एक बात समझ में आ जाती है फिर दूसरी बात की तरफ लेकर चलते हैं। तो इसलिए मैंने अब आज आइसो आपको बेहतर शायद क्लियर कर दिया है कि आइसो इज जस्ट इंडिकेटिंग कि ये आइसोमर है। कौन सा आइसोमर है वो फिक्स नहीं है आइसो से। तो ये इस तरीके से रहेगा मामला। अच्छा, अब यहाँ मैं इस रिएक्शन के नीचे कुछ छोटी सी एक तफसील आपको देना चाह रहा था। मैं यहाँ दे देता हूँ कि इन दिस केस प्राइमरी alcohols produce primary alkyl halides secondary alcohols produce secondary alkyl halides and tertiary alcohol produces tertiary alkyl halide। अच्छा, अब यहाँ पर मैं एक बात और समझाना चाह रहा था कि बेटा देखो, अल्कोहल से आप अल्काइल हैलाइड बना रहे हो, ठीक है। अल्काइल हैलाइड से आप अल्कोहल भी बना सकते हो। आगे आएगा ये भी, मतलब इसका रिवर्स रिएक्शन तो वहां पे भी पढ़ा दूंगा। बताने का मकसद ये है कि पेपर में हर साल अल्कोहल और अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन आता है। मतलब अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड पूछ सकते हैं या अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल पूछ सकते हैं। अच्छा, अब कौन सा आता है मैं ये नहीं बता सकता। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्चरी, आइसो, न्यू, कुछ भी एक आता है, लेकिन आता जरूर है हर साल। तो आपको, और ये एक जनरल रिएक्शन है, जिसका ये मतलब हुआ कि इसमें इस जनरल रिएक्शन की मदद से आपको वो फॉर्मूला कुछ भी दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो कंपाउंड्स आपके कोर्स का हिस्सा हैं सिर्फ वही पूछें। जैसे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल आ जाता है या आइसोप्रोपाइल क्लोराइड ब्रोमाइड आ जाता है, तो ऐसी सूरत में आपको ये आना चाहिए, जबकि आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड या आइसोप्रोपाइल क्लोराइड आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है देखा जाए तो, या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल आपके कोर्स का हिस्सा नहीं होगा। लेकिन ये चूंकि जो चीजें जनरल होती है ना, कॉन्सेप्चुअल के एक पर्टिकुलर फॉर्मूला से सारी चीजें हो रही होती हैं, वहां पर ये बात इस तरीके से लागू होती है। क्लियर है? आगे चलूं अगर कोई सवाल नहीं है तो। आगे चलूं? Clear है sir. Yes, sir. अच्छा, ये रिएक्शन अगर हम चाहें तो बाय रिएक्शन ऑफ एल्कोहल अगर एल्कोहल का रिएक्शन हम थायोनाइल क्लोराइड से करवा दें
तो भी ये रिएक्शन हो सकता है। थायोनाइल क्लोराइड क्या होता है? SOCl2। इस कंपाउंड को बेटा कहते हैं थायोनाइल क्लोराइड। तो अगर अल्कोहल्स का रिएक्शन हम थायोनाइल क्लोराइड से भी करवाते हैं तो भी अल्काइल हैलाइड हमारे पास प्रोड्यूस हो जाते हैं। ये भी एक जनरल रिएक्शन है कि कोई सा भी अल्कोहल अगर थायोनाइल क्लोराइड से रिएक्ट करेगा यानी कि SOCl2 से, अच्छा ये रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन और इसमें हीट करना पड़ता है। पायरिडीन बेटा एक कंपाउंड होता है, मैं कहाँ बताऊँ पायरिडीन के बारे में। ये कंपाउंड होता है बेटा पायरिडीन, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है C5H5 और N। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है बेटा ये, और बहुत सारे पर्पसेस के लिए इसका इस्तेमाल होता है। पेंट इंडस्ट्री में सॉल्वेंट है, तो जहाँ भी हमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की ज़रूरत होती है उनमें से काफ़ी सारी जगहों पर ये इस्तेमाल होता है। खुसूसी तौर पर पायरिडीन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल मेडिकल जो मेडिस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ है ना, उसके अंदर बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है पायरिडीन का। तो ये बनता है हमारे पास RCl और SO2 साथ में HCl, ठीक है। ये तो जनरल रिएक्शन हो गया। अब हम इसको स्पेसिफाइड करते हैं और इसके मैकेनिज्म को देखते हैं। तो मिसाल के तौर पे मैंने CH3OH का रिएक्शन करवाया SO, यार यहाँ पे ये अजीब हो जाएगा थोड़ा, CH3OH मिथाइल अल्कोहल का रिएक्शन मैंने करवाया बेटा SOCl2 के साथ, ठीक है। अच्छा रिएक्शन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन और हीट कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे CH3Cl फॉर्म हो रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस फॉर्म हो रही है और HCl फॉर्म हो रहा है। अच्छा ये जो पायरिडीन होता है, पायरिडीन बोल रहा हूँ सॉरी, ये जो थायोनाइल क्लोराइड होता है बेटा, ये थायोनाइल क्लोराइड बहुत ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड नहीं होता। खुसूसी तौर पर हीट में तो ये बिल्कुल स्टेबल नहीं होता, मतलब अप टिल 40-45 डिग्री सेल्सियस 50 डिग्री सेल्सियस तो ये कंपाउंड स्टेबल रहता है। लेकिन अगर हम उससे थोड़ा इसको ज़्यादा हीट कर दें तो ये कंपाउंड स्टेबल नहीं रहता, ये डिकम्पोज होने लगता है। तो जो मैकेनिज्म है वो कुछ इस तरीके से इसका वर्क करता है। मैं यहाँ पे मैकेनिज्मली बात समझा दूँ कि CH3 और होता है O और इसके साथ यहाँ होता है H, ठीक है। अच्छा जो थायोनाइल क्लोराइड होता है उसमें सल्फर, ये 2 ऑक्सीजन, ये 1 क्लोरीन और ये दूसरा क्लोरीन, ठीक है जी। अच्छा अब यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो पार्शियली नेगेटिव है और ये वाला ऑक्सीजन भी पार्शियली नेगेटिव है, क्लोरीन पार्शियली नेगेटिव है, ये क्लोरीन पार्शियली नेगेटिव है और ये हाइड्रोजन पार्शियली पॉजिटिव। देखो सबसे पहले जो प्रॉब्लम आती है इस स्ट्रक्चर में, वो प्रॉब्लम आती है इस तरफ से, यानी कि H और Cl की तरफ से, बिकॉज हाइड्रोजन एज कंपेयर टू सल्फर ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी समझ लो ज़्यादा होती है, और सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होती है। अब एक बात जो आपको हमेशा याद रखनी है वो ये कि जो कंपाउंड नेगेटिव होगा, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज़्यादा होगी, वो हमेशा उस कंपाउंड की तरफ, उस सब्सटेंस की तरफ भागेगा जिसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा है। मतलब क्लोरीन है और उसके पास एक उसका एक एलिमेंट फॉर एग्जांपल एक्स से बॉन्ड बना हुआ है जिसकी फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कह लें, वो है लाइक 2.5, ओके। और एक एलिमेंट वाई है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2। अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने का मतलब है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का ज्यादा होना। तो क्लोरीन इस एक्स को छोड़कर फौरन इस वाई के पास जाएगा, यानी कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉजिटिविटी ज्यादा हो। तो यहाँ पर जो रिएक्शन हो रहा है ना, उस रिएक्शन का मैकेनिज्म जो है वो बेसिकली यही है कि ये H और Cl जो हैं ये सबसे पहले अपने बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, मतलब H इसके साथ और S इसके साथ। अब H जो है वो ऑक्सीजन के मुकाबले में क्लोरीन की तरफ ज़्यादा
जैसे कह सकते हैं कि रगबत रखेगा, और इस वजह से यहाँ पे फॉर्म हो जाता है HCl। अब ये जो कंपाउंड होता है इस क्लोरीन के जाने की वजह से बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाता है, मतलब यानी कि देखो सल्फर यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव है, लेकिन ये जो अच्छा सल्फर, ये एक क्लोरीन और एक की हाइड्रोजन चला गया। अब ये जो सल्फर यहाँ पार्शियली पॉजिटिव है, इसके पास एक तो बॉन्ड डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाती है इस क्लोरीन के जाने की वजह से, और अगेन SCl और O ये कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करता, ऐसा कोई कंपाउंड होता ही नहीं है। इसका ये मतलब मुझे समझ में आता है कि सल्फर, क्लोरीन और ऑक्सीजन, ये तीन सब्सटेंसेस आपस में एक साथ इस तरह से स्टेबल नहीं है। देखो सल्फर जो है ना मल्टीपल बॉन्डिंग एबिलिटीज रखता है, सल्फर -2 भी होता है, सल्फर -4 भी होता है, और जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो -4 है, सल्फर -6 भी होता है, सल्फर -8 भी होता है। लेकिन सल्फर जो है वो पॉजिटिव वे में, अगर पॉजिटिव वे की बात करें, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिवली आ रहा है ना, तो सल्फर पॉजिटिव 2 हो सकता है, उसके अलावा सल्फर पॉजिटिव 4 हो सकता है, और सल्फर पॉजिटिव 6 भी हो सकता है। लेकिन सल्फर कभी पॉजिटिव 3 नहीं हो सकता। यहाँ पर जो कंडीशन आ रही है, 3 बॉन्ड बने हुए ना, तो इसका ये मतलब हो रहा है कि अभी तो सल्फर एग्जैक्टली +3 नहीं है, पार्शियल चार्ज है, लेकिन अगर बॉन्ड टूटेगा तो वो +3 में ही टूटेगा, जब बॉन्ड इनका आपस में टूटेगा। तो ये कंडीशन तो स्टेबल कंडीशन सल्फर की है ही नहीं, सल्फर इस स्टेट में रहता ही नहीं है 3 बॉन्ड बनाकर, ना नेगेटिव आयन की सूरत में, ना पॉजिटिव आयन की सूरत में। तो ऑटोमेटिकली अब कंपाउंड या सब्सटेंस जो है वो खुद को स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाएगा। तो ये अब जब बॉन्ड फॉर्म करेंगे तो आपके पास क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा अब आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड। अब अल्टीमेटली ये नेगेटिव क्लोरीन और ये पॉजिटिवली चार्ज CH3 बच गया, जो आपस में रिएक्ट करके CH3Cl प्रोड्यूस कर देंगे। यहाँ पर जो रिएक्शन का इनिशिएटर है वो पायरिडीन है, याद रखना। पायरिडीन ही इस रिएक्शन को इनिशिएट करता है, यानी कि अगर आप थायोनाइल क्लोराइड और अल्कोहल को मिला दें तो आई आई थिंक कि आपको 1-2% यील्ड से ज़्यादा नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे जो पायरिडीन है ये इस रिएक्शन को 100% करवा देता है, दैट इज इंडिकेटिंग कि ये रिएक्शन फेवरेबल ही नहीं है, इसको बिना कैटलिस्ट के आप रिएक्शन को करा ही नहीं सकते। यानी कि जो ये वाला जो रिएक्शन है ना H और Cl वाला, ये इनिशिएट कराने में पायरिडीन का बहुत बड़ा हाथ होता है। इज दैट क्लियर? सर इसके बावजूद कि ये जो कंपाउंड है थायोनाइल क्लोराइड ये अनस्टेबल होता है, इसके बावजूद मतलब कैटालिस्ट की लाजमी ज़रूरत होती है। बेटा अनस्टेबल तो होता है, ये हीट पर होता है, लेकिन देखो प्रॉब्लम असल में ये होती है कि हम अमूमी तौर पर जब चीज़ों को हीट करते हैं ना, जैसे सल्फर की अगर मैं बात करूं, तो सल्फर को जब भी हीट करोगी ना तो वो सल्फर डाइऑक्साइड ही बनाएगा। अच्छा, जबकि आपने 9 क्लास में पढ़ा होगा, याद हो कि सल्फर और ऑक्सीजन मिलकर सल्फर ट्राइऑक्साइड भी बनाते हैं, याद है? कांटेक्ट प्रोसेस में पढ़ा था। यस सर। अच्छा, अब ऑक्साइड तो ये भी है, ऑक्साइड तो ये भी है, तो फिर हम जब भी बात करते हैं कंबस्शन की तो हम SO2 ही क्यों लिखते हैं? हम कभी SO3 भी लिखें? बिकॉज SO3 बनाने के लिए हमें स्पेशलाइज कंडीशन क्रिएट करनी पड़ती है। ठीक है, तो अगर मैं इसको सिंपली हीट करूंगा ना तो ये सल्फर डाइऑक्साइड में तो टूट जाएगा, साथ में क्लोरीन का एक Cl2 स्टेबल मॉलिक्यूल भी छोड़ जाएगा, ये प्रॉब्लम होगी। तो पायरिडीन जो बेसिकली यहाँ पे काम करता है ना, वो एक क्लोरीन को रिएक्शन के लिए जैसे समझ लो कि राजी कर लेता है, या ये कह लो कि एक क्लोरीन को रिएक्ट करवा देता है इस हाइड्रोजन के साथ। अगर मैं इसको सिर्फ हीट करूंगा तो वो SO2 में शायद टूट जाए और Cl2 आ जाए, बस। मतलब हमारा अल्काइल हैलाइड नहीं बन पाएगा फिर। जी, अल्काइल हैलाइड नहीं बन पाएगा। ओके ठीक है, सर। सना जवेरिया बेटा, आवाज आ रही है? और नूर,
अच्छा बेटा ये देखिए मैंने आखिरी बात क्या लिखी है कि ये जो मेथड है थायोनाइल क्लोराइड वाला, ये मेथड, ये बाय रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विद थायोनाइल क्लोराइड, इससे आप सिर्फ अल्काइल क्लोराइड्स बना सकते हो, ठीक है। इससे आप और अल्काइल हैलाइड्स नहीं बना सकते, यानी कि आप अल्काइल ब्रोमाइड नहीं बना सकते, आप अल्काइल आयोडाइड नहीं बना सकते। और उसकी जो वजह होगी वो वजह ये है कि जो थायोनाइल क्लोराइड कंपाउंड है ना, इस तरीके से थायोनाइल ब्रोमाइड, थायोनाइल आयोडाइड, ये एग्जिस्ट नहीं करता। मैंने यहाँ पर ये जुमला लिखा है। अच्छा, अगर किताब में पढ़ोगे या कहीं कोई इंटर लेवल की किताब नहीं कह रहा, मतलब जो केमिस्ट्री की जो यूनिवर्सिटी लेवल की बुक्स जो आती हैं उनकी बात कर रहा हूँ। अगर किताब में कहीं पढ़ोगे या शायद इंटरनेट पे देखो तो तुम्हें नज़र आएगा कि SOBr2 भी होता है, SOI2 भी होता है। तो फिर यहाँ पर मैंने ये बात गलत क्यों लिखी है कि ये थायोनाइल हैलाइड जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते। हमारी किताब में कैसा लिखा है बेटा, मुझे ये नहीं पता कि आपकी किताब में कैसा लिखा है, लेकिन मैंने यहाँ पर ये ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि थायोनाइल ब्रोमाइड और थायोनाइल आयोडाइड एग्जिस्ट करते हैं, बट इनकी एग्जिस्टेंस जो है ना वो थायोनाइल क्लोराइड के मुकाबले में ना के बराबर है। जैसे मैंने कहा कि थायोनाइल क्लोराइड अनस्टेबल होता है और हीट करने पे वो डिकम्पोज होने लगता है, वैसे ही थायोनाइल ब्रोमाइड और थायोनाइल आयोडाइड भी हाईली अनस्टेबल होते हैं, हाईली, और इनको हीट भी नहीं करना पड़ता। मतलब अगर ये किसी रिएक्शन के दौरान किसी रूम टेम्परेचर पे फॉर्म हो भी गए किसी तरह से, ठीक है, तो फिल फॉर ये अपने बॉन्ड को तोड़ लेते हैं, यानी कि SO2 और Br2 बनाने की कोशिश होती है। इवन इवन ये कंपाउंड्स, यानी कि SOBr2 और SOI2 की बात कर रहा हूँ कि ये कंपाउंड तो इतने ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं कि अगर इनको खुला भी छोड़ दिया जाए तो ये हवा की ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाते हैं और SO2 बन जाता है। यानी कि ये बेसिकली कंपाउंड जल जाता है हवा में। अगर ये खुली हवा में ये कंपाउंड आया तो ये जल जाता है। इन कंपाउंड को कंटेन करना बहुत बहुत मुश्किल होता है। तो इस वजह से हम ये कह रहे हैं कि बाकी जो थायोनाइल हैलाइड्स हैं वो एग्जिस्ट नहीं कर रहे, क्योंकि हम ऐसे रिएक्शन की बात करेंगे ना बेटा जो हम अपने इनिशियल लेवल पर करा सकें, ऐसी चीज की बात करेंगे। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से कम होती है, आई थिंक सो, यस। चेक करना पड़ेगा बेटा, मुझे वैल्यूज तो याद नहीं है।